गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग ईएमआई का लास्ट वीडियो होगा ये। इसके बाद हम लोग एसी को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग ईएमआई का एक क्वेश्चन जान लें। क्या है? डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, derive an expression for mutual inductance of two coaxial solenoid। इसके पहले वाले वीडियो में आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में आपको बताए थे बच्चों। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जानेंगे। सेम फिनोमेना है, जो फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन था वही फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में दोनों घटना, फ्लक्स का चेंज होना और अपोजिंग ईएमएफ का इंड्यूस होना, दोनों घटना एक ही कॉइल में होता था। लेकिन यहाँ पर ये दो घटनाएं दो अलग अलग कॉइल में होंगी। एक कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो नेबरिंग कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए पहले देख लें इसको। क्या कह रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, the phenomena according to which an opposing EMF is induced in a coil as a result of change in the magnetic flux linked with the neighboring coil. As a result of change in the magnetic flux linked with the neighboring coil। तो वही बात हुआ कि यहाँ पर भी अपोजिंग ईएमएफ ही इंड्यूस होना है। आपको बताए थे कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडक्शन का जो घटना है, इसको फैराडे ने बताया था कि अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाद में लेंज ने उस ईएमएफ के नेचर को बताया कि उस ईएमएफ के कारण जो करंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो उन्होंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो ईएमएफ होगा ये अपोजिंग नेचर का होगा। तो फैराडे के लॉ और लेंज के लॉ को जब मिला देते हैं तो हमको पता चलता है कि जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ तो होगा लेकिन लेंज के अनुसार अपोजिंग ईएमएफ। तो दोनों को अब अगर फैराडे के अनुसार ईएमएफ होगा, लेंज के अनुसार अपोजिंग होगा, तो दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए दो घटना घट रहा है, एक फ्लक्स का चेंज होना, दूसरा ईएमएफ का इंड्यूस होना। अगर ये दोनों घटना एक ही कॉइल में होता है तब इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर ये दोनों घटना दो अलग अलग कॉइल में होता है, एक का फ्लक्स चेंज कराए दूसरे वाले में, नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। किसके कारण? एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द
चेंज एक ही जगह, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द नेबरिंग कॉइल। अगर बगल वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण अगर किसी बगल में रखे हुए कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है तो इस घटना को ही नाम दिया गया है म्यूचुअल इंडक्शन। आगे हम लोग जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कैसे हम लोग वहां भी देखेंगे। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, ठीक है, आगे देखा जाएगा। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है किसका, दो कोएक्सियल एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है। चलिए, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स लेने होंगे। और मान के चल रहे हैं कि कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, तो एक सोलेनॉइड बनाइए यहां पर, अब एक दूसरा सोलेनॉइड बनाइए कोएक्सियल सेम एक्सिस में, है ना। ये सोलेनॉइड S1, ये सोलेनॉइड S2, ठीक है, दोनों कोएक्सियल ही रखा हुआ है। तो किसी एक में करंट फ्लो कराएंगे तब ना फ्लक्स चेंज होगा। आई मान लिया जाए, लेट L1 and L2 length of the solenoids S1 and S2 respectively, N1 and N2, number of turns per unit length, number of turns per unit length in the solenoids S1 and S2 respectively, A1 and A2, area of cross sections of S1 and S2 respectively, ठीक है। और I मान लिया जाए current in the solenoid S1, due to this current, magnetic field inside the solenoid S1, V1 is equal to mu naught N1 I, होगा ना।
तो यानी कि अब S1 और S2 को एक्सिली रखा हुआ है, यानी S2 भी इसी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा होगा, तो फिर उसका फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण है? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा? ड्यू टू दिस magnetic field, the change in the magnetic flux of S2 phi is equal to phi dash is equal to B into area, B1 into A2, phi dash is equal to mu naught N1 I A2। ये तो एक लूप का ना निकला भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ each loop of S2, therefore टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एक लाइन अब यहां से लिखा जाए। ये तो डेफिनेशन तो समझा दिए। यहां तक हो जाएगा इतना में। छोटा सा एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा नहीं। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? म्यू नॉट N1 I A2 इंटू टोटल टर्न्स इन S2, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I A2 इंटू N2 L2, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट N1 N2 I A2 L2। Therefore mutual inductance of S2 with respect to S1 M21 is equal to phi by I, यानी फाई आ गया म्यू नॉट N1 N2 I A2 L2 बाई I, ये कट गया। देन M21 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? म्यू नॉट N1 N2 A2 L2, यानी कि जिसका अगर यही M12 निकालना होता तो फिर हमको करंट आपको 2 में भेजना पड़ता, क्योंकि जिसमें करंट जा रहा है उसका तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन आखिर जिसमें EMF हो रहा है तो उसमें भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, लेकिन उसका फ्लक्स किसके कारण? जिसमें करंट जा रहा है उसके कारण ही ना चेंज हो रहा है। चलिए इस बार फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज required expression। हाँ, सबसे पहले समझा जाए म्यूचुअल इंडक्शन को। म्यूचुअल इंडक्शन कह रहा है कि अगर किसी कॉइल, अगर किसी नेबरिंग कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, नेबरिंग मतलब बगल में, पड़ोसी, 2 कॉइल रखा हुआ है और कह रहा है कि अगर बगल वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण 2 कॉइल में मान लिया जाए C1 और C2, C1 का फ्लक्स चेंज करा रहे हैं तो C2 में EMF हो जा रहा है,
तो भाई C2 में EMF हो रहा है तो C2 का भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना। एक्चुअली हम फ्लक्स चेंज करा रहे हैं किसका, C1 का, और EMF हो रहा है C2 में। तो C2 में EMF अपने से तो नहीं होगा ना, C2 का भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो इसी घटना को द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच an EMF opposing EMF is induced in a coil as a result of change in magnetic flux linked with the neighboring coil। बगल वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज कराने से दूसरे वाले कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होने की घटना को कहा जाता है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन दूसरे कॉइल में अब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। हाँ, तो अगर दूसरे कॉइल का ईएमएफ निकालना है तो पहले उसका फ्लक्स कितना फ्लक्स चेंज हुआ है ये निकालना होगा। लेकिन हाँ, करंट पहले वाले में फ्लो कराना होगा। पहले वाले तो दो सोलेनॉइड ले लीजिए, अगर यहां पर इंडक्शन निकालना है दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन, तो दो सोलेनॉइड को कोएक्सियली रख दीजिए। अब हमको S2 का इंडक्शन निकालना है, S2 का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है S1 के रिस्पेक्ट में, M21 निकालना है। तो M21 निकालने के लिए सेकेंड कॉइल में ईएमएफ निकालने के लिए सेकेंड कॉइल का फ्लक्स चेंज कितना हुआ ये निकालना होगा। लेकिन सेकेंड कॉइल में फ्लक्स किसके कारण S1 के फ्लक्स चेंज होने के कारण होगा ना। तो S1 का पहले फ्लक्स चेंज कराना होगा। तो S1 में फ्लक्स कैसे चेंज कराएंगे, तो S1 में करंट फ्लो करा दिए। शुरू में S1 में करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो इसका फ्लक्स था 0। जैसे ही S1 में करंट फ्लो कराए तो इसका फ्लक्स चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज करेगा सर, तो जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में S2 आने लगेगा। S1 के ही मैग्नेटिक फील्ड में S2 आएगा ना, समझ में आ रहा है। तो जब S1 के मैग्नेटिक फील्ड में S2 आएगा तो फिर S2 का भी तो फ्लक्स चेंज हुआ। तब S2 का फ्लक्स कितना चेंज होगा निकाल लेते हैं। तो पहले मान लिया जाए दोनों सोलेनॉइड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ये सारा चीज L1 into length of the solenoids S1 and S2 respectively, N1 into number of turns, A1 A2 area of the solenoids S1 and S2 respectively, और I करंट इन सोलेनॉइड S1। क्योंकि S1 में करंट फ्लो कराने से फ्लक्स इस S1 का चेंज होगा, लेकिन ईएमएफ S2 में क्यों, क्योंकि दोनों कोएक्सियली रखा हुआ है। S1 का फ्लक्स चेंज करा रहे हैं, S1 में करंट फ्लो करा रहे हैं, इसी के कारण S2 में भी ईएमएफ हो रहा है। तो S2 में जो ईएमएफ हो रहा है वो कहां से है, उसका भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो इसीलिए ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1I, म्यू नॉट N1I। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द ईच लूप ऑफ S2, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण S2 का फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो ये आ जाएगा क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू एरिया। ठीक है, तो B निकलिए। लेकिन ईच लूप का तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जितना और टोटल नंबर ऑफ लूप, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, जो एक लूप का निकला उसको टोटल टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया N2 L2 से, ये आ गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स बाई I, फ्लक्स दूसरे का चेंज हो रहा है, करंट दूसरे में जा रहा है। यहां से सॉल्व किया, I से I कैन से दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना लॉन्ग बना के पूछ देता है। इसके साथ लेंज लॉ दे देगा, इसके साथ फैराडेज लॉ दे देगा, पूछा हुआ है स्टेट लेंज लॉ या स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये दे देगा। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, ऐसा दे देता है। तो फैराडे लॉ भी आपको पहले बता चुके हैं, लेंज लॉ भी आपको पहले बता चुके हैं, तो कोई भी लॉ इसमें जोड़ेगा तो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेल्फ इंडक्शन भी पूछता है, और सेल्फ वो तो शॉर्ट में पूछता है, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को 2 बार उधर 19 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ करके देता है, लेंज लॉ दे देगा इसके साथ, या फैराडे लॉ दे देगा इसके साथ, जो भी देगा, तो जो भी देगा उसको भी ऐड करके अपना आंसर बना लीजिएगा, है ना। चूंकि अभी देखिए ट्रेंड चल रहा है 2 शॉर्ट मिला करके एक लॉन्ग बनाने का, तो शॉर्ट को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिला दीजिएगा, वही लॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये इस लेसन से EMI से अभी तक इतना ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता आया है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विथ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। हालांकि इसमें एक टॉपिक मोशनल EMF का भी है, लेकिन उसको अभी तक नहीं पूछा है। अगर आप हमारे असाइनमेंट में, तो हमने मोशनल EMF भी दिया हुआ है, अगर आप असाइनमेंट के अनुसार याद कर रहे होंगे और याद कर लिए हैं तो उसको भी रिपीट करते रहिए। ऐसा नहीं कि सर नहीं पढ़ाए। देखिए, गैस में और फुल्ली सिलेबस को पढ़ के जाने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गैस नहीं भी भिड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का कोशिश रहता है कि ऐसा नहीं हो कि एकदम ही नहीं भिड़े। 60-70%, 80, कभी कभी तो 90% आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फुली सिलेबस, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, असाइनमेंट को पढ़ के जाइए। जो भी असाइनमेंट हमने दिया हुआ है उस असाइनमेंट को पढ़ के जाइए, क्योंकि वो गेस नहीं है, उसमें सारा क्वेश्चन है, जो आया हुआ है, जो नहीं आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। ओके, तो असाइनमेंट पढ़ के जाते हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गेस में क्या होता है, किसी लेसन से भिड़ा, किसी लेसन से नहीं भिड़ा। हालांकि इस लेसन की बात करें तो मोशनल EMI अभी तक नहीं पूछा है। आप ही लोग का किस्मत इतना खराब नहीं होगा कि आप ही लोग से शुरुआत करते हैं। तो इसी जो अभी 3-4 क्वेश्चन, ये 3 वीडियो में हमने फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन्हीं से यही सारे क्वेश्चन को अभी तक रिपीट करते आया है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये तो EMI था, AC को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अभी और थोड़ा टाइम लेते हैं आप लोग का, वीडियो अभी बहुत छोटा ही है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन है, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसी वीडियो में डाल देते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको गेस करके दे दें, ताकि आप घर में मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, चलिए देखा जाए। ये देखिए, सबसे पहली बात, एक बात जान लीजिए आप लोग, इस लेसन से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा। 100% आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन, हालांकि इस बार के मॉडल सेट में तो देखिए 3-3 लॉन्ग ऑप्टिक्स से डाले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स से है, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो 100%
ऑप्टिक्स से रहेगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रहना ही रहना है। 3 लॉन्ग, बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चन EMI एंड AC से रह सकता है, करंट से रह सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रह सकता है, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन इन दोनों से, जैसे अगर ऑप्टिक्स से 3 लॉन्ग दे दिया तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं रहेगा, चाहे करंट से नहीं रहेगा, चाहे EMI एंड AC से नहीं रहेगा। लेकिन इस लेसन से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लॉन्ग रहना ही रहना है। इसलिए अगर ऑप्टिक्स को आप पूरा पढ़ते हैं और EMI, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ते हैं तो आपका 4 लॉन्ग लिखना है ना, 4 लॉन्ग पकड़ा जाएगा। बाकी एक आध लॉन्ग आपका जैसे क्या कहते हैं, EMI एंड AC करंट है, करंट से अगर लॉन्ग पूछना हो किरचॉफ्स लॉ है, वो आपको करंट का गेस दे चुके हैं। चलिए इस लेसन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोट सवार्ट लॉ? Find expression for magnetic induction at a point on the axis of current carrying coil। ये दूसरा है, स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ using Ampere's circuital law, find magnetic field at a point inside a straight current carrying solenoid। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, describe the principal construction and working of a moving coil galvanometer। How can its sensitivity is increased? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, derive an expression for the torque
acting on a current carrying acting on a current carrying rectangular coil placed in a uniform magnetic field। इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावे एक क्वेश्चन मॉडल सेट का है। देखिए ना, एक क्वेश्चन मॉडल सेट का है। हमारे हिसाब से तो वो इम्पोर्टेंट, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है। 2 शॉर्ट को जोड़ के बना दिया है ना। तो यही बोले तो कि यही ट्रेंड चल रहा है, 2 शॉर्ट को मिला के बना दिया एक लॉन्ग। और ये सब प्योर लॉन्ग टॉपिक है, और यही सब अभी तक यही सब पूछा है। ये मॉडल सेट में तो नया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम। बाकी अभी तक यही सारा क्वेश्चन को इस लेसन से रिपीट करते आया है। पहले साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक हुआ करता था। पिछले साल जो पूछा है फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्वेश्चन पूछता था। तो पूछो, खैर उसको तो 25 में पूछ दिया। तो देखिए, मॉडल सेट में कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा है, पूछता कुछ अलग है। फिर भी मॉडल सेट में दिया है तो एक आध क्वेश्चन टैली कर जाता है मॉडल सेट से, इसलिए हम इसको भी ऐड कर देते हैं 5वां नंबर में, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन for the force on a moving charge in a magnetic field। explain the motion of a charged particle in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ये 5वां क्वेश्चन जो है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक है, पूछता भी है, लेकिन शॉर्ट में पूछता था। अभी देखिए 2 लॉन्ग को मिला करके, 2 शॉर्ट को मिला करके एक लॉन्ग बना दिया, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। अब इस लेसन से बच्चों शॉर्ट जो है ना, इस लेसन से शॉर्ट बहुत कम पूछ, क्योंकि पहले क्या था, इस लेसन से 8 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो एक तो लॉन्ग पूछ दिया, तो अब 5 नंबर का, तो और हर साल वो कंटिन्यू, पहले फिक्स था, एक लॉन्ग इससे पूछना ही था, एक लॉन्ग ऑप्टिक्स से। पहले 3 ही लॉन्ग का सिस्टम था, एक लॉन्ग ऑप्टिक्स से, एक लॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। 100%
बाकी तीसरा लॉन्ग कभी ईएमआई से, कभी करंट से, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। लेकिन ये दो लेसन इसलिए एकदम 100% इससे लॉन्ग आपके समय में भी रहेगा। तो लॉन्ग में ये 5 क्वेश्चन है। देखिए अभी क्या है ना, 25 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर का लॉन्ग, 45 नंबर तो ऐसे ही है, और फिर 5 नंबर का एक और क्या है 7 नंबर का, 7 नंबर का एक एक नंबर वाला, वो भी 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाला है। तो फिर 3 नंबर 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जगह कहाँ बचा है? 45 और 7 52 हो गया, इधर बच गया 18 नंबर। 18 नंबर में 3 नंबर का 6 क्वेश्चन। अब 10 लेसन से 6 क्वेश्चन है, किसी से पूछेगा किसी से नहीं पूछेगा। तो पैटर्न ही ऐसा गड़बड़ है कि गेस करना मुश्किल है। तो ज्यादा फोकस आप लॉन्ग पर कीजिए और ऑब्जेक्टिव पर कीजिए, ज्यादा फोकस लॉन्ग पर ऑब्जेक्टिव पर। बाकी जो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो शॉर्ट तो पकड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, किस लेसन से आएगा किस से नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि छह ही शॉर्ट पूछना है ना, 6 ही ऑब्जेक्टिव, 6 ही 3 नंबर का पूछना है। तो चलिए इस लेसन से शॉर्ट में क्या क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या है, डिफाइन डाया मैग्नेटिक एंड पारा मैग्नेटिक substances। दूसरा है वाटर paramagnetic substances, how does its magnetic susceptibility varies with टेम्परेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक permeability and magnetic susceptibility। फिर इधर देखिए एक क्वेश्चन है, establish the relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility।
ठीक है। इनके अलावे भी एक दो क्वेश्चन और मेरे तरफ से, अभी तो कितना हुआ, 4 क्वेश्चन यहाँ हुआ, 5 क्वेश्चन यहाँ हुआ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं, असाइनमेंट में तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू नंबर ए एमीटर और नंबर बी वोल्ट मीटर, है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन और शॉर्ट में कर दें, नंबर 6 में तो लिख दिए थे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक बार ये भी पूछा है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, दो सेंसिटिविटी, नंबर ए करंट सेंसिटिविटी और नंबर बी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी है, ये काफी है। इसके अलावा भी जैसे वेरी शॉर्ट में व्हाट डू यू मीन बाय संट, तो संट एक लाइन का है ना, ये सब एक नंबर वाला में, जैसे 1 वर्ड वाला 1 सेंटेंस वाला है ना उसमें, लेकिन 3 नंबर और 5 नंबर में इससे ज्यादा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। 5 और 5 6 10 क्वेश्चन, 10 11 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ के रखा है तो हम तो बोल रहे हैं कि अपने से एक पेज में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि भाई इस लेसन से हमने इतना क्वेश्चन लॉन्ग किया, इतना क्वेश्चन शॉर्ट किया, इसके अलावे इस 11 के अलावे कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं और पढ़ के रखे हैं, तो उसको भी लिख लीजिए ताकि रिवाइज करना आसान हो जाए। बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं बच्चों, बार बार इस बात पर हम फोकस कर रहे हैं। पहले आपने क्या तैयारी किया है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार रखिए ना, एक ब्लूप्रिंट तैयार रखिए, आपने क्या तैयारी किया इतना दिन साल भर में, और नहीं तो फिर हम जो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं इसके अनुसार तैयारी कर जाइए कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये सारा पढ़ लिए सर, चलिए इतना तैयारी कर लिए बहुत है। और अगर आप शुरू से तैयारी करके रखे हुए इसके अलावे भी कुछ और क्वेश्चंस का, तो उसको भी, हाँ लॉन्ग में अगर कुछ और क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा 6 नंबर डाल दीजिए कि सर ये भी हमने किया था। शॉर्ट में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के रखे हैं असाइनमेंट से, तो उसको भी अपना उसी पेज में, क्योंकि एग्जाम के दिन एक रात में आपके पास उतना ही टाइम मिलेगा, एक रात एक दिन, तो उसमें आप पूरे नोट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ब्लूप्रिंट तैयार रहेगा ना कि इतना इतना क्वेश्चन हमने तैयारी किया हुआ है, तो उससे रिवीजन करना आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। हर लेसन का आपका मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दे रहा हूं। एक तरह से ये ब्लूप्रिंट क्या, एक तरह से एक रिवीजन का तरीका है, एज ए गेस भी समझ लीजिए, एज ए गेस भी समझ लीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं दिस ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक लेसन से 8-8 10-10 मान लीजिए 10 लेसन है तो 100 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ना पड़ेगा। वो भी इधर थोड़ा एक लेसन और EMI एंड AC में इतना क्वेश्चन जाएगा, बाकी तो सब 2-2 3-3 क्वेश्चन में निपट जाएगा। अरे डुअल नेचर में 3 गो तो टॉपिक है भाई, 10 क्वेश्चन थोड़े बनेगा, 3 से 4 क्वेश्चन। तो मेन इधर है 4 लेसन 5 लेसन, 5 लेसन में अगर 10-10 क्वेश्चन बनता है ना तो 50 क्वेश्चन, बाकी तो उधर 20 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन में आपका सलट जाएगा भाई। 60 से 70 क्वेश्चन भी नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, बताइए। ओके चलिए, तो इसी के साथ आपके लिए हमने जो भी मेहनत किया है, तो हम चाहेंगे फिर से वही बात रिपीट करेंगे हम कि हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे हौसले को बढ़ाइए और
must like the video, share the video with your friends and comment on the video, और चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कराइए। और अब हमको लगता है कि 10-15 दिन में आप लोगों के मेहनत से और आप लोगों के सहयोग से चैनल जो है मोनेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है ना। तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए ना। 10 दिन अगर आप अपना भला सोच करके हमारे वीडियो को देख लीजिएगा ना, 10 दिन आप अपना भला सोच करके हमारे वीडियो को देख लीजिएगा तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आप अपना भला कीजिए, सर का भी भला हो जाएगा। ओके, 10-10 दिन हम तो शुरू से भी बोलते आए कि 10-10 दिन अगर आप लोग सारे बच्चे 2-2 वीडियो 10-10 दिन देख लेते हैं ना, तो हमारा भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। 10-10 दिन में 2-2 वीडियो देखेंगे तो पता है 20 वीडियो, और एक बच्चा अगर 2 वीडियो देखता है 1.5 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 20 दिन में 30 घंटे का, 30 घंटे का हो जाएगा ना। तो 30 घंटा, और अगर 100-150 बच्चा ही दे, सब तो नहीं देखेगा, तुम देख रहे हैं कि सारे लोग नहीं दे रहे, 150, 200, 300 बच्चे देख रहे हैं, तो उसी में हमारा बहुत सारा वॉच टाइम, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थोड़ा सा बच गया है वॉच टाइम, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप भी। लास्ट टाइम होने चला, हमारा भी चैनल जो है मोनेटाइज होने के कगार पर पहुंच गया है। चूंकि हम मोनेटाइजेशन का सोच करके वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब चूंकि समय नज़दीक आ गया है तो एक थोड़ा सा मन में लालच आ गया है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना भला करके मेरा भी भला कर दीजिए। ओके, मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड वॉच द वीडियो विथ फुल टाइम। ओके, बाय।